नमस्कार साथियों, आप सभी का एक और नई जीएस की क्लास में फिर से स्वागत है। और मोस्ट वेलकम है आप सभी का एक और नई जीएस की क्लास में। और ये आप सभी जानते होंगे, जो लोग रेगुलर रहते हैं दोस्तों, वो जानते हैं कि हम डेली प्रैक्टिस सेट लेकर आते हैं, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट लेकर आते हैं, जो कि जीडी, एमटीएस, सीपीओ, सीपीओ और सीएचएसएल और सीजीएल जैसे सभी पेपरों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न हम लेकर आते हैं, एसएससी के सभी प्रश्नों से संबंधित। और यूपीपी यानी उत्तर प्रदेश पुलिस और दिल्ली पुलिस की आप तैयारी कर रहे हैं अगर, तो आप बेझिझक इस सेट को ले सकते हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं। और आप सभी जो लोग रेगुलर रहते हैं उन्हें तो पता ही है कि किस लेवल के हम क्वेश्चंस लेकर आते हैं। तो आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि जो लोग पहली बार चैनल पर आए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और वीडियो को लाइक भी कर दें। चलिए आगे इस क्वेश्चन की अगर बात कर लें, पहला प्रश्न है ये। प्रश्न नंबर 1 की बात करें तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 की बात करेंगे, निम्नलिखित में से क्या बताता है। अर्थात अनुच्छेद 22 में हमें क्या देखने को मिलता है, ये इसमें पूछा गया है। जीवन का संरक्षण, शिक्षा का संरक्षण, निर्वा निवारक नजरबंदी, या फिर दैहिक स्वतंत्रता की का संरक्षण। जो लोग रेगुलर हैं दोस्तों, उन्होंने हमें बताया है कि ये अनुच्छेद 22 में हम इस चीज की बात करते हैं, निवारक नजरबंदी। और हर प्रश्न पर दोस्तों हम की पॉइंट्स लेकर आते हैं, और मेरे हिसाब से प्रश्न से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये की पॉइंट्स होते हैं सभी के लिए। तो यही उम्मीद करूंगा कि की पॉइंट्स को कोई भी मिस नहीं करेगा। चलिए की पॉइंट्स की जरा बात कर लें। अनुच्छेद 22 में कुछ निश्चित मामलों में गिरफ्तारी और निवारक निरोध या नज़रबंदी की बात की गई है। संरक्षण का उल्लेख इसमें मिलता है, निवारक संबंधी संरक्षण का उल्लेख मिलता है। इसकी डिटेल में अगर बात करें तो सामान्य दंडिक विधि के अधीन अनुच्छेद 21(1) और 21(2) की बात की गई है। इन दोनों में अनुच्छेद में इस चीज की बात की गई है, सामान्य दंडिक विधि की। और निवारक निरोध की बात करें यानी नजरबंदी की बात करना है तो अनुच्छेद 22(3) और 22(7) में बात की गई है। 22(3) से 22(7) तक बात की गई है। और इसकी डिटेल में हम पहले ही बात कर चुके हैं, तो ये ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। जिन लोगों ने देखा नहीं है दोस्तों, या जिन लोगों को पता नहीं है, तो उन्हें बता दें कि हमारे 21वां प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले हम 20 प्रैक्टिस सेट और कर चुके हैं। तो यदि जो कोई आज की वीडियो से या आज की क्लास से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, तो उनसे पहले मैं यही कहूँगा कि आप क्लास नंबर 1 से स्टार्ट कीजिए, तभी आपको कुछ बेनिफिट होगा। नहीं तो मेरे हिसाब से ज़्यादा बेनिफिट नहीं, लेकिन आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। यदि आप पहली क्लास से आते हैं तो आपको मेहनत ज़्यादा नहीं करनी पड़ेगी। चलिए प्रश्न नंबर 2 की बात कर लेते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में बंदी, करण और कैद के संरक्षण को प्रदान करता है। कभी अभी पढ़ा है हमने, अनुच्छेद 22 की बात कर रहे हैं। और ये CHSL 2022 का प्रश्न है। इससे पहले दोस्तों 2023 का प्रश्न था पहला नंबर। तो लेटेस्ट प्रश्न है सभी, इसकी हमने अभी अभी बात कर ली है दोस्तों। सभी की गिरफ्तारी के कारण जानने का अधिकार है। अपनी रुचि के अधिवक्ता का से परामर्श एवं बचाव का अधिकार भी मिलता है। तीसरे नंबर की बात करें तो गिरफ्तारी से 24 घंटे के अंदर यात्रा के आवश्यक समय को छोड़कर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाना ये अधिकार है। यदि नहीं किया जाता है तो उसके खिलाफ आप कोर्ट में जा सकते हैं। मजिस्ट्रेट के प्राधिकार के बिना 24 घंटे से अधिक समय तक अभिरक्षा से निरुद्ध न किए जाने का अधिकार है। उम्मीद करता हूँ सभी को पता चल गया होगा। प्रश्न नंबर 3 की बात करें तो भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध का संरक्षण करता है। तो मुझे नहीं लगता इसका भी किसी को बताना जरूरी है। अनुच्छेद 22 है। अब देख पा रहे होंगे दोस्तों, 3 तरह से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और एक बार दोस्तों CHSL का है, दूसरी बार दोस्तों CHSL का ही था, और अब ग्रुप बी का ये क्वेश्चन है। SSC GD का, माफ कीजिएगा, SSC GD का 2023 का प्रश्न, लेटेस्ट प्रश्न है। और आंसर दोस्तों अनुच्छेद 22 ही है सभी का। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के अधिकार और स्वतंत्रता से संबंधित है। अनुच्छेद 10 दोस्तों, इसकी हमने पहले बात कर चुके हैं, नागरिकता के अधिकारों से बना रहना, ये इसका अनुच्छेद में लिखा गया है। अनुच्छेद 35 दोस्तों अस्पृश्यता के संबंध में संसद को विधि बनाने की शक्ति देता है। प्रश्न नंबर 4, भारतीय संविधान के उल्लेख निम्नलिखित में से कौन सा कथन धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित असत्य कथन है।
इसका उल्लेख 25 से 28 में भी किया गया है। यह धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता प्रदान करता है। ये उपासना करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। इसमें उल्लेख है कि राज्य अपना धर्म होता है। इसका तो आंसर दोस्तों बच्चा बच्चा भी बता सकता है, जिसने कभी कुछ पढ़ाई नहीं की है वो भी बता सकता है। अनुच्छेद ये डी इसका सही, यानी ये गलत है, कहने का मतलब है इस प्रश्न के अनुसार सही है, अर्थात इसमें असत्य बताना था तो यही असत्य है। इसका उल्लेख 25 से 28 में मिलता है, ये भी सही बात है। धार्मिक मामलों यानी धर्म को स्वीकार करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है सभी को। उपासना करने की भी स्वतंत्रता सभी को प्रदान है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक मिल जाता है। अनुच्छेद 25 की बात करें तो अंतःकरण और धर्म को आबाद रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता सभी को मिलती है। 26 की बात करें तो धार्मिक कार्यों की प्रबंधन की स्वतंत्रता मिलती है। 27 की बात करें धार्मिक अभिवृद्धि के लिए कारारोपण से मुक्ति। अनुच्छेद 28 में देखें तो शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा और धार्मिक उपासना की न उपस्थिति होने के कारण ये स्वतंत्रता है। अर्थात नोट की बात करें तो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार में कभी भी यह उल्लेख नहीं है कि राज्य का अपना कोई भी धर्म होगा। जैसा कि मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन हम पिछली क्लासेस में भी कर चुके हैं। प्रश्न नंबर 5, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद बालाश्रम को प्रतिषेध करता है? बताइए। ये क्वेश्चन दोस्तों रिपीटेड है, ये हमने लास्ट क्लास में किया था। अनुच्छेद 23 की बात हो रही है, सीपीओ 2023 का प्रश्न है ये। अनुच्छेद 21 की बात करें तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का अधिकार मिलता है। अनुच्छेद 22 की बात करें तो कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध के विरुद्ध संरक्षण उपलब्ध कराता है। अनुच्छेद 20 की बात करें तो अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण ये प्रदान करता है। प्रश्न नंबर 6, और इसी के साथ आप देख पा रहे होंगे हम हिस्ट्री की तरफ मूव हो चुके हैं। और चलिए इस प्रश्न की बात कर लेते हैं। मौर्य काल में भूमि कर की वसूली कौन करता था? एग्रोनोमोई, पैतवाध्यक्ष, शुल्काध्यक्ष, सीताध्यक्ष। बताइए, दिमाग लगाइए। मैं शायद इसको पहले भी करा चुका हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी को भी कोई भी परेशानी आएगी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है, सीताध्यक्ष की बात हो रही है। मौर्य काल के में भूमि कर वसूलने का कार्य सीताध्यक्ष का होता था, क्योंकि वही कृषि भूमि का अध्यक्ष भी होता था। पैतवाध्यक्ष की बात करें तो माप तोल का प्रभारी हुआ करता था। शुल्काध्यक्ष की बात करें चूंगी एवं शुल्क विभाग का अध्यक्ष था ये। एग्रोनोमाई की बात करें तो सड़क निर्माण तथा रखरखाव से संबंधित था ये, इसका कार्य था ये। प्रश्न नंबर 7, मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? जालोर, अवंतिवर्मा, नदीवर्धन या बृहद्रथ? इसके भी उत्तर की वैसे मुझे बात तो करनी नहीं चाहिए, क्योंकि हम इसके भी बारे में पहले ही काफ़ी क्लासेस में बात कर चुके हैं। इसके उत्तर की बात कर ले वैसे तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है, बृहद्रथ की बात हो रही है। अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ था, देखिए हमने क्वेश्चन में पढ़ा। बृहद्रथ की हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग के द्वारा की गई थी और उन्होंने शुंग वंश की स्थापना की थी। 185 ईसा पूर्व इनकी मृत्यु की गई थी, हत्या की गई थी। पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी, जैसा कि हमने बता दिया है अभी। शुंग वंश के अंतिम नरेश देवभूति थे, इनकी हत्या उनके अमात्य वासुदेव ने की थी। तो हिस्ट्री में हमारे यही हुआ है, ज़्यादातर अपनों ने ही धोखा दिया है लोगों को। प्रश्न नंबर 8, चंद्रगुप्त मौर्य ने डैश की सहायता से मगध के नंद वंश को उखाड़ फेंका था? चंद्रगुप्त द्वितीय, विष्णुगुप्त, स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त। चंद्रगुप्त मौर्य की बात हो रही है इस प्रश्न में, और इसका सही उत्तर है विष्णुगुप्त। और आपने जरूर देखा होगा CGL 2023 का प्रश्न है ये, तो कितना महत्वपूर्ण है इसकी मुझे बात तो नहीं करनी चाहिए वैसे। चलिए, चंद्रगुप्त मौर्य ने विष्णुगुप्त यानी कौटिल्य दोस्तों जिनका नाम था, की सहायता से मगध के नरेश नंद वंश को उखाड़ फेंका था। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदवंशी शासक धनानंद को पराजित किया था, जो मगध में मौर्य वंश की स्थापना की थी, अर्थात इसके बाद।
धनानंद से इनकी युद्ध हुआ था उस समय। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक ने कलिंग की लड़ाई के बाद युद्ध करना छोड़ दिया था? इसका उत्तर दोस्तों मुझे नहीं लगता मुझे देना भी चाहिए। अशोक की बात की जा रही है, कलिंग के युद्ध के बाद उन्होंने युद्ध करना छोड़ दिया था। और कौन सा धर्म धारण किया था उसकी बात जरा बताएंगे आप सभी कमेंट्स में। सीजीएल का प्रश्न है, ये भी 2023 का, तो आप देख पा रहे हो सीजीएल में भी इतने सिंपल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अशोक का शासनकाल की बात करें तो 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व था। और अशोक का वास्तविक राज्याभिषेक की बात करें तो 269 ईसा पूर्व में हुआ था। राजा बनने से पहले अशोक उज्जैन के राज्यपाल थे। अशोक मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र और बिंदुसार का पुत्र था। इसके दादाजी थे चंद्रगुप्त मौर्य और पिताजी थे बिंदुसार। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के लिए प्रचार करने के लिए भेजा था श्रीलंका। और दोस्तों जैसा कि मैंने आपसे क्वेश्चन किया था कि इन्होंने कौन सा धर्म धारण किया था जो कलिंग युद्ध के बाद में, तो बौद्ध धर्म की बात की जा रही वहाँ पर। अशोक के समय में तीसरी बौद्ध संगति आयोजित हुई थी। अशोक के 13वें अभिलेख के अनुसार अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष कलिंग का युद्ध लड़ा था। कलिंग के युद्ध में हुए नरसंहार से विचलित होकर अशोक ने युद्ध करना छोड़ दिया था। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है, अर्थात पुराणों में इनका नाम अशोक वर्धन के नाम से मिलता है। मास्की के लघु शिलालेख में अशोक को बुद्ध शाक्य कहा गया है। अशोक के अभिलेखों में सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में पढ़ा था। अर्थात जो अशोक के शिलालेखों में सबसे पहले जो शिलालेख पढ़ा गया था तो वो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था और 1837 ईस्वी में पढ़ा था इसे। प्रश्न नंबर 10, सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के कितने वर्ष बाद कलिंग का युद्ध लड़ा था? तो दोस्तों अभी हमने पढ़ा है 8 वर्ष बाद पढ़ा था। और सीजीएल 2023 का प्रश्न है, लेटेस्ट प्रश्न है ये भी। सम्राट अशोक का राज्याभिषेक 269 ईस्वी में हुआ था, ईसा पूर्व में हुआ था, माफ कीजिएगा। अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष लगभग 261 ईसा पूर्व की बात कर रहे हैं, तो अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया और विजय प्राप्त की थी। 8वें वर्ष लड़ा था अपने राज्याभिषेक के, और इसके बाद इन्होंने युद्ध करना छोड़ दिया। क्यों छोड़ा था उसकी बात हम पहले कर चुके हैं। प्रश्न नंबर 11, बेलाडीला की पहाड़ियां निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध हैं? लोएस्क, जस्ता, मैंगनीज, बॉक्साइट। ये पहाड़ियां लोएस्क के लिए प्रसिद्ध हैं। CHSL 2023 का प्रश्न है ये सभी प्रश्न दोस्तों हम लेटेस्ट ही लेकर आते हैं। और अगर कोई पुराना प्रश्न होता है तो वो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी फेमस होता है या महत्वपूर्ण होता है, इसलिए उसे लेकर आते हैं। बेलाडीला की पहाड़ियाँ भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में दंतेवाड़ा जिले में स्थित है। बेलाडीला पर्वत श्रृंखला में स्थित खदानें की उच्चतम बात करें तो लोहा इसके लिए प्रसिद्ध है, अर्थात इन खदानों में सबसे ज़्यादा लोहा पाया जाता है। प्रश्न नंबर 12 की बात करें तो निम्नलिखित में से किस प्रकार की वनस्पति हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है? अल्पाइन, पंपास, सवाना, मैंग्रोव। उत्तर दीजिए दोस्तों। मेरे हिसाब से इसका सभी को पता ही होना चाहिए क्योंकि ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चंस हैं और जिन लोगों ने पढ़ाई की है उन्हें पता होगा पक्का। अल्पाइन की बात हो रही है, CHSL 2023 का प्रश्न है ये भी। अल्पाइन वनस्पति हिमालय में के पर्वतीय क्षेत्र में पाई जाती है। अल्पाइन वनस्पति के प्रमुख वृक्षों की बात करें तो देवदार, स्प्रूस, केल, ये सभी इसके प्रमुख वनस्पतियां हैं। और सवाना अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय घास स्थल होते हैं, तथा सवाना अफ्रीका के जो उष्णकटिबंधीय स्थल हैं वो सवाना के नाम से जाने जाते हैं। पंपास की बात करें तो उरुग्वे, अर्जेंटीना और ब्राज़ील में पाई जाने वाले जो शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान होते हैं उन्हें कहते हैं। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सी असम में बहुतायत में पाई जाने वाली रोपड़ फसल है? मक्का, चाय, चावल, गेहूं। असम में दोस्तों क्या पाया जाता है? मैं आप सभी से एक्सपेक्ट करूंगा इसका आंसर।
तो चाय सबसे ज़्यादा पाई जाती है असम में, असम के दार्जिलिंग में। चाय असम के बहुतायत जिलों में मतलब अर्थात सबसे ज़्यादा चाय पाई जाती है। असम घाटी की और कछार असम के दो प्रमुख चाय उत्पादक क्षेत्र हैं। चाय की खेती के लिए उष्णकटिबंधीय जलवायु को उपयुक्त माना जाता है। चाय की खेती के लिए भूमि का पीएच मान 4.5 या से 5.5 तक होना चाहिए, टन के बीच में होना चाहिए। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चाय उत्पादक है। आप देख पा रहे होंगे एनालिटिक्स में कितने की पॉइंट्स में कितने ज़्यादा प्रश्न आपके हल हो चुके हैं। हल्दिया की बात कर रहे हैं तो हल्दिया से प्रयागराज तक निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जाता है? जलमार्ग की बात हो रही, माफ कीजिएगा। जलमार्ग 4, 3, 1, 2। हल्दिया से प्रयागराज, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है इसका। जलमार्ग 1 की बात हो रही है, राष्ट्रीय जलमार्ग 1। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 हल्दिया पश्चिम बंगाल से प्रयागराज उत्तर प्रदेश तक जाता है। और जलमार्ग 2 की बात करें, राष्ट्रीय जलमार्ग की है, असम से सदिया से, असम में सदिया से धुबरी तक जाता है ये। और जलमार्ग 3 की बात करें तो केरल में कोल्लम से कोट्टापुरम, माफ कीजिएगा, कोट्टापुरम तक जाता है। जलमार्ग 4 की बात करें तो तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुदुचेरी में जल परिवहन का एक महत्वपूर्ण मार्ग है। और ये जलमार्ग 4 काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। प्रश्न नंबर 15, भारत में पहली जूट मिल कहाँ पर स्थापित की गई थी? रिसरा, चेन्नई, हरियाणा, मुंबई। मेरे हिसाब से आप सभी को इसमें भी लगाना तो चाहिए, वैसे ऑप्शन नंबर ए ही सही है, रिसरा की बात हो रही है। के ऑप्शंस की बात कर लें की पॉइंट्स की, अगर भारत में पहली जूट मिल 1855 में कलकत्ता पश्चिम बंगाल के निकट हुगली नदी के तट पर रिसरा स्थित स्थापित की गई थी। रिसरा में जूट की बात करें तो एक सुनहरा, मुलायम, लंबा और रेशमी चमक वाला प्राकृतिक रेशा है। जूट का उत्पादन करने वाले प्रमुख देश भारत, बांग्लादेश, चीन, थाईलैंड हैं। उम्मीद करते हैं इतनी नॉलेज आपके लिए इनफ रही होगी। इस अर्थव्यवस्था में भुगतान संतुलन खाते का संबंध डैश से होता है? कृषि क्षेत्र, विदेशी क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र, निजी क्षेत्र। ये CGL 2022 का प्रश्न है। इसका उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, विदेशी क्षेत्र से संबंध होता है। विदेशी क्षेत्र में, विदेशी क्षेत्र किसी देश की अर्थव्यवस्था का वह हिस्सा होता है जो अन्य देश की अर्थव्यवस्था के साथ संपर्क करता है। विदेशी क्षेत्र में निर्यात और आयात शामिल होते हैं। साथियों, कोशिश तो यही रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल में क्वेश्चंस आपको बताए जा सके। यदि फिर भी कोई चूक रह जाती है तो प्लीज़ उसे कमेंट में ज़रूर बताइएगा हमें, हम उसे भी दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। प्रश्न नंबर 17, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सोने और डैश में कमोडिटी डेरिवेटिव डेरिवेटिव अनुबंध शुरू करने वाला भारत का पहला स्टॉक एक्सचेंज बन गया है। हीरा, प्लेटिनम, इक्विटी, चांदी। और CGL 2021 का प्रश्न है, थोड़ा सा पुराना है लेकिन काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो सोने के बाद चांदी का नंबर आया है, भी चांदी के भी वो होना शुरू हो गया है। कमोडिटी इक्विटी की बात कर रहे हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सोना और चांदी में कमोडिटी डेरिवेटिव अनुबंध शुरू करने वाला भारत का पहला स्टॉक एक्सचेंज बन गया है। BSE की स्थापना बात करें तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की फुल फॉर्म है। 1875 में एक कपास व्यापारी प्रेमचंद्र रायचंद्र द्वारा की गई थी एवं ये दलाल स्ट्रीट मुंबई में स्थित है। BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एशिया का दूसरा पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। इसमें 30 ब्लू चिप कंपनियां शामिल हैं। प्रश्न नंबर 18, नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किए जाने से पूर्व इनमें से किस संगठन द्वारा लड़का वाला
सूत्र का प्रयोग करके बेरोजगारी एवं से संबंधित आंकड़ों को संकलित किया जाता है। माफ कीजिएगा, दोबारा पढ़ लेते हैं प्रश्न एक बार। नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किए जाने से पूर्व इनमें से किस संगठन द्वारा लड़का वाला सूत्र का प्रयोग करके बेरोजगारी के संबंध में आंकड़ों को संकलित किया जाता था? अर्थात आपको ये बताना है कि बेरोजगारी जो दर कैलकुलेट की जाती थी नीति आयोग से पहले, तो वो क्या था? वेतन आयोग था, वित्त आयोग था, श्रम आयोग था, योजना आयोग था? इसका उत्तर बड़ा सरल है दोस्तों। कहने का सीधा सीधा अर्थ यही है कि नीति आयोग का पुराना नाम बताना है आपको, जिसकी जगह पर नीति आयोग का गठन किया गया था। तो वो आप सभी जानते होंगे कि योजना आयोग की बात की जा रही है। तो देख पा रहे हो आप कितना टफ क्वेश्चन बना दिया एक तरह से। और एमटीएस का प्रश्न है, ज़्यादा बड़ा लेवल का प्रश्न नहीं है, एमटीएस 2022 का प्रश्न है। थोड़ा सा कन्फ्यूज ज़्यादा किया गया है प्रश्न में। योजना आयोग को नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। नीति आयोग एक सलाहकार थिंक टैंक है, जबकि योजना आयोग एक संवैधानिक निकाय के रूप में कार्य करती थी। नीति आयोग के सचिवों को सीईओ के रूप में प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है अर्थात, तथा योजना आयोग के सचिवों को सामान्य प्रक्रिया से नियुक्त किया जाता था। उम्मीद करते हैं प्रश्न आपको सही लग रहे होंगे। प्रश्न नंबर 19, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र पर बल दिया गया था? परिवहन, कृषि, उद्योग, व्यापार? इसके सही उत्तर की ही बात कर लें अगर, तो उद्योग की बात की जा रही है द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। कृषि या उद्योग की बात की गई थी। सीजीएल 2022 प्रश्न सीजीएल से संबंधित है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना यानी 1556 से 61 की बात हो रही है। इस योजना में तेजी से उद्योग एवं खनिजों पर बल दिया गया था। इस योजना में लक्षित विकास दर 4.5% की थी और वास्तविक विकास दर 4.2% थी, अर्थात अपेक्षा से थोड़ा कम थी। अर्थात लक्ष्य 4.5 का रखा गया था, लेकिन जो बाद में वास्तविक आई थी वो 4.2 आई थी। भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर स्टील पावर प्लांट जो है ये सभी, इनका इसी पंचवर्षीय योजना में शुभारंभ किया गया था। और ये आज की क्लास का लास्ट प्रश्न है। भारत सरकार ने वर्ष डैश में एक व्यापक परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया था। देख पा रहे होंगे आप, जितने भी हम आज इकोनॉमिक्स के प्रश्न लाए हैं या लाते भी हैं वो सभी सीजीएल से संबंधित ही होते हैं। और 2022 का प्रश्न है सीजीएल का 1952, 1950, 1953, 1982। थोड़ा सा विचार कीजिए, थोड़ा सा विचार करेंगे तो आपको सब पता चल जाएगा। परिवार नियोजन कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था भारत सरकार द्वारा? 1952 की बात कर रहे हैं। भारत दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसने 1952 में परिवार नियोजन के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया था। इसी क्रम में सरकार द्वारा हम दो हमारे दो का नारा दिया गया था। 1977 में भारत सरकार ने राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम के और राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम के रूप में नामित कर दिया था। चलिए, आज की क्लास में मेरे हिसाब से आज के जो सभी प्रश्न हैं काफ़ी अच्छे प्रश्न थे, और जिन्हें पसंद आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एक बार दोस्तों रेगुलर बनने का प्रयास करें, क्योंकि जब तक किसी भी क्लास को या किसी भी आप पढ़ाई में ही देख लीजिए, तो अगर आप रेगुलर नहीं रहेंगे तो उसका मेरे हिसाब से कोई फ़ायदा नहीं होता है। लेकिन जो लोग रेगुलर रहते हैं उन्हें मेरे हिसाब से काफ़ी कुछ फ़ायदा होता है, और वो काफ़ी कुछ जानते भी हैं, कुछ सीखते भी हैं। यदि रेगुलर नहीं रहेंगे तो मेरे हिसाब से कोई भी फ़ायदा नहीं है। और यदि अभी तक आप क्लास में बने हुए हैं तो क्लास को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जनरली मैं लाइक सब्सक्राइब करने के लिए बोलता तो नहीं हूँ, लेकिन प्लीज़ इस बार कर दीजिएगा। आप सभी के सपोर्ट की हमें ज़रूरत है, तो कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए, आज की वीडियो में इतना ही, क्लास में इतना ही। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को एक और बेहतरीन लेवल पर ले जाते होंगे। तो
धन्यवाद। आज की वीडियो में मिलते हैं आप सभी से एक और नई क्लास में। धन्यवाद।